हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हेयर। तो आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है अपना सब स्टेशन से लास्ट टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो अभी तक हम ये सारा कवर कर चुके हैं। अभी अपना लास्ट टॉपिक बचा है 7 पॉइंट, जो एग्जाम में आपकी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। वो सबसे ज़्यादा इसी लास्ट जो टॉपिक है अपना, इसी से पूरे क्वेश्चन आते हैं। और यही अपना प्रैक्टिकल है 4.3, प्रैक्टिकल 303 का। तो उसी में इसमें भी अपना प्रैक्टिकल भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और जो 17.5 नंबर इसको आप पढ़ लोगे तो कहीं आपके 17.5 नंबर में से आधा नंबर भी कट नहीं हो सकता अगर इसको ढंग से पढ़ लेते हो तो अभी तक हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन अभी 1-2 बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन बेस पे एंड द रिक्वायरमेंट बेस पे क्लासिफिकेशन थे अपने, वो आप राइट कर सकते हो इजिली। एंड इंडोर आउटडोर सब स्टेशन, इसको हम पढ़ चुके हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं हम। एंड सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 4 में। एंड पोल माउंटेड सब स्टेशन पढ़ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 5 में, वहां पे आप जाइए। एंड प्लेटफॉर्म टाइप सब स्टेशन, जो कि फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का है, वो हम पढ़ चुके हैं। एंड ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में डायरेक्ट 11 kV की सप्लाई जाती है कंज्यूमर को, वो हमारा 11 kV सब स्टेशन, वो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है साइट सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है उसके लिए साइट सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या हमें पॉइंट ध्यान में रखनी चाहिए, वो इसमें आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है लास्ट, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसको आपने पढ़ लिया तो आपके 17.5 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम पहले देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और हर एवरी ईयर सेम वही क्वेश्चन रिपीट होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी चेंज होती है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता है। सेम वही चीज़ पूछी जाती है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन है, उसका एस्टिमेशन बनाओ। एंड सिंगल लाइन डायग्राम या फिर उसका लेवल डायग्राम, ये अपन से पूछा जाता है। तो ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक 11/0.4 kV स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है एंड कैपेसिटी 63 kVA, खंबा आधारित विद्युत सब स्टेशन के लिए सामग्री की सूची विशिष्टताओं सहित तैयार कीजिए एवं नामांकित आरेख भी बनाइए। ओके, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन फॉर ए 11/0.4 kV 63 kVA पोल माउंटेड सब स्टेशन एंड ड्रॉ ए लेवल डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा 2016 में पूछा गया है। अब आते हैं, आया है सेम क्वेश्चन 2017 के स्पेशल में रिपीट हुआ है, इसमें है। और ये भी वही 17.5 नंबर का है, 11/63 पोल माउंटेड सब स्टेशन, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम फॉर सब स्टेशन। ठीक है, एंड 2018, नाउ कम टू द 2018 में भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 के मेन एग्जाम में क्या पूछा गया है अपना, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द सब स्टेशन, गिव द पर्पज ऑफ ईच सब स्टेशन, कि हर एक सब स्टेशन का क्या पर्पज है, ये आपका पूछा गया है 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड 2019 में अपने इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं। क्लासीफाई द सब स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो ये हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये टोटल जो उनका वेटेज है वो है 17.5 नंबर। ये 2019 में पूछा गया, 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब इससे आपको समझ में आ गया क्वेश्चन इसी चैप्टर से सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या तो क्लासिफिकेशन होगा अपना रिपीट या फिर ये होगा एस्टिमेशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, जो 2016 में आया है। सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट होगा, सेम आंसर आपको लिखना है। और आई होप इस बार भी ऐसा आएगा। और आपको पता है कि 303 में से आज तक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया, इस बार आपका चेंज हो चुका है। मैं ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए रेडी करूंगी, सब स्टेशन से हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए तैयार करूंगी। बट मे भी क्या पता इस बार भी सब्जेक्टिव पेपर हो, तो इसके लिए भी अपन रेडी रहते हैं। तो देखिए आप, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है अपना, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन फॉर 11/0.4 kV 63 kVA पोल माउंटेड सब स्टेशन एंड ड्रॉ ए लेवल डायग्राम। ठीक है, ये अपना 17.5 मार्क का ये क्वेश्चन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, लेवल डायग्राम, ये आपका यहाँ पे देख सकते हो लेवल डायग्राम है। तो ये इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, देखिए आप देख सकते हो ऊपर से इसमें 11 kV की लाइन आ रही है। तो सबसे एसटी लाइन है 11 kV की,
सबसे पहले किस पे आ रही है, लाइटनिंग अरेस्टर पे LA। क्या लाइटनिंग स्ट्रोक से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं इक्विपमेंट को एंड लाइन को, दोनों को। ओके, इसके बाद कहाँ पे आई है लाइन अपनी, यहाँ पे लाइन अपनी दे रखी है फ्यूज पे। ठीक है, फ्यूज पे आने के बाद और देख सकते हो बीच बीच में चैनल लगे हुए हैं। अब हम जब इसका स्पेसिफिक वो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेशन निकालेंगे तो एक एक चीज लिखेंगे। 3 देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 अपने इंसुलेटर लगे हुए हैं। ठीक है, एंड 3 LA लगे हुए हैं। ठीक है, LA के बाद अपने किस पे आई है, फ्यूज पे, फिर वहाँ पे अपने इंसुलेटर पे दिए, फ्यूज के बाद गैंग आइसोलेटर जिसके 3 सेट्स है। ठीक है, उसके बाद सप्लाई आई है किस पे, ट्रांसफार्मर पे 11/0.4 kVA। ठीक है, 0.4 kV पे सप्लाई आई है। उसके बाद हमारी सप्लाई कहाँ गई है, सब हमारा जो MS एंगल है माइल्ड स्टील, उस पर अपना ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और वहां से सप्लाई 3 फेज 4 वायर निकली है, एक न्यूट्रल एंड 3 फेज, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से निकल चुकी है अपनी सप्लाई। अब इनका एक एक चीज है जो अपनी सारी हम किस में लिखेंगे, जो अपने टेबल बनाएंगे एस्टिमेशन की, उसमें सारी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपना डायग्राम फिनिश होता है। तो ज्यादातर ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है, इस डायग्राम को बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इजिली बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे क्या, सिंगल लाइन डायग्राम भी काफी बार पूछा जाता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है अपना, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो ये मैं आपको लेक्चर नंबर 5th में भी बता चुकी हूँ, फिर भी अभी यहाँ ड्रॉ करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमारी LT लाइन आती है 11 kV की, तो ये सप्लाई आई है हमारी 11 kV, तो यहाँ लिख देंगे हम 11 kV इनकमिंग लाइन। ओके, कोई दिक्कत, ये हमारी ST साइड हो गई। फिर उसके बाद सबसे पहले सप्लाई किस पे आती है हमारी, LA पे। ये हमारा LA होता है जो हमारी लाइटनिंग स्ट्रोक से हमें बचाता है लाइन को और इक्विपमेंट को। ठीक है, इसको ये अर्थ कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारी सप्लाई आती है किस पे, आइसोलेटर पे, जियो आइसोलेटर, गैंग आइसोलेटर, एंड दिस वन इज LA। नेक्स्ट हमारी सप्लाई किस पे आती है, फ्यूज पे। ठीक है, ये फ्यूज का सिंबल है। फ्यूज का आउटपुट किस पे निकलेगा फिर, ट्रांसफार्मर पे। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये इसका LT साइड का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, LT। और ये हमारी यहाँ से निकल गई है सप्लाई 415। यहाँ का ये ट्रांसफार्मर कौन सा अपना, 11/0.4 kV, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। कैपेसिटी कितनी दिखा रखी है, 63 kV। ये भी हमने यहाँ लिख दिया, सिंगल लाइन डायग्राम में सारा शो करना पड़ेगा हमको। एंड यहाँ क्या लिख देंगे, ये कौन सा ट्रांसफार्मर अपना, स्टार, डेल्टा, स्टार। ठीक है, स्टार इसका न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ गई 11 kV से, यहाँ कितनी हो गई अपनी, यहाँ पे जो इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो 11 kV 415 वोल्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। ये समझ में आ रहा है आराम से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये क्या होगी हमारी 415 वोल्ट एंड 415 वोल्ट, ये क्या होगी 3 फेज एंड 4 वायर। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम आप एग्जाम में आराम से, ये इसमें टाइम कितना लगेगा, सिर्फ 30 सेकेंड, 30 सेकंड से ज़्यादा इस सिंगल लाइन डायग्राम में नहीं टाइम लगने वाला। तो मान लो आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस सिंगल लाइन डायग्राम तो मस्ट बनाना ही है। लेवल डायग्राम भी बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना और एस्टिमेशन निकालना है। ठीक है, अब अपने 2 पॉइंट कवर होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल। ओके, यहाँ क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बोला गया है, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे एस्टिमेशन हमसे नहीं पूछा गया है। तो एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, हर एक इक्विपमेंट, हर एक मटेरियल जो यूज करते हैं उसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, फिर टोटल कॉस्ट निकालते हैं, उस पर सारे कंटीजेंसी चार्ज निकालते हैं, लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ ऐड करके फिर हम टोटल एस्टिमेशन निकालते हैं। लेकिन हमसे यहाँ जो पूछा गया है हम सिर्फ वही करेंगे। अगर आप और करना चाहो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इतना ही कीजिए, सिर्फ मटेरियल क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाइए और कितने क्वांटिटी चाहिए। तो नेम ऑफ द मटेरियल एंड क्वांटिटी, ये 2 टेबल अपनी बनेगी। और मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आप एस्टिमेशन भी कर देना। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तो क्या लिखना है, सिर्फ प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल। तो हम प्रिपेयर लिस्ट, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। इन सबसे पहले LA चाहिएगा, 11 kV की लाइन आएगी, 3 LA पे आएगी, फ्यूज पे आएगी, हॉर्न गैप चाहिए एंड क्लैंप चाहिए, MS क्लैंप वगैरह।
एंड जो हम केबल की साइज निकालेंगे, जो सेकेंडरी साइड से हमारी आउट गोइंग लाइन निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकलेगी, उसकी साइज निकालेंगे। ठीक है, तो वो किससे निकलेगी? लोड करंट से। कितना लोड करंट होगा? ठीक है, अब वो करंट हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, वो करंट कैसे निकलेगी अपनी? ठीक है, अभी हम देखेंगे टू फाइंड आउट द सुटेबल साइज ऑफ केबल टू द run from the secondary side of the 63 kVA transformer, the current rating should be find out। तो जो हमारा 63 kVA का ट्रांसफॉर्मर है उसके सेकेंडरी साइड की हम केबल की साइज फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले क्या निकालेंगे हम? लोड करंट। तो लोड करंट कैसे निकालेंगे? लोड करंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या होगा? हमारा ट्रांसफॉर्मर है केवी इक्वल टू 3 फेज है √3 VI। तो लोड करंट क्या हो गया हमारा? I इज इक्वल टू KVA अपॉन में √3 V। ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हमारा KVA क्या है? 63। तो करंट हमें किस में निकालनी है? एम्पियर में। तो इनटू 1000 KVA इसलिए, एंड √3, एंड सेकेंडरी की करंट हम निकाल रहे हैं तो सेकेंडरी का हमें वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या है? 0.4 kV, इट मीन्स 400 वोल्ट। तो जो हमारी करंट आ जाएगी वो समथिंग कितनी आ जाएगी? इसको निकालेंगे हम तो क्या आएगी करंट हमारी? 91 एम्पियर। ओके, तो ये हमारी लोड करंट आ गई है। यहाँ पे हमारी जो ट्रांसफॉर्मर है 63 kVA का, उसका जो सेकेंडरी लोड करंट है वो कितना है? 91 एम्पियर। ओके, तो 91 एम्पियर निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमें किस साइज की केबल चाहिए होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें केबल चाहिए, जो हमारा चार्ट है करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग केबल का, उसमें देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए 3.5 कोर एंड 95 mm² PVC इंसुलेटेड केबल। ये केबल हमारी कहाँ से निकलेगी? जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा उसमें से ये केबल निकलेगी और कहाँ जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगी, और उससे हमारे जो अलग अलग फीडर हमने डिसाइड कर रखे हैं उनमें हमारी चली जाएगी सिंगल फेज, 3 फेज, उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इसके लिए तो ये भी एक केबल साइज निकल गई है। अब इसके बाद हम वो टेबल बनाएंगे कि क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है इसके एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशन हम वो टेबल पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं। इसको इरेज कर देंगे। नेक्स्ट हम ये हमारा यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन ऑफ पोल माउंटेड सबस्टेशन। तो देखिए टेबल आपको कैसे बनानी है, सीरियल नंबर, एंड देन सेकंड कॉलम क्या होगा हमारा? डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, ये क्लियर है यहाँ पे, एंड सेकंड होगा क्वांटिटी। अब ध्यान रखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन। तो हम यहाँ पे जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका एस्टिमेशन हमको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो सिर्फ अगर मान लो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि एस्टिमेशन निकालो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका और जीएसएस इरेक्ट करने में कितना अमाउंट आएगा, तो उसके लिए हम 2 कॉलम और बढ़ाते, रेट पर क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट, देन हम नीचे सबसे पहले टोटल अमाउंट निकालते लास्ट में। ओके, तो हमारा यहाँ पे अभी सिर्फ पूछा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन। तो अभी हम इस पे आते हैं, और हर साल यही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया। मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी जिसमें एस्टिमेशन भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पीसीसी पोल्स 11 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारे 2 पोल लेंगे जिन पे पोल माउंटेड सबस्टेशन आपको पता है 2 स्ट्रक्चर पे रखा जाता है। तो पीसीसी पोल्स है कितने? 11 मीटर लॉन्ग, 11 मीटर लंबे। कुछ तो ये जमीन में फाउंडेशन बना के गाड़े जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। ये कितने चाहिए? 2, ऑब्वियसली 2 चाहिए। पोल माउंटेड सबस्टेशन है, एच टाइप के स्ट्रक्चर पे ये रखा होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा 11 kV लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो सप्लाई आती है वो किस पे आती है? लाइटनिंग अरेस्टर्स पे आती है। तो वो कितने चाहिए? 3 सेट चाहिए, बिकॉज 3 फेज लाइन है 11 kV, ये चाहिए एसटी साइड में। नेक्स्ट आएगा 11 kV डिस्क इंसुलेटर फॉर कैरिंग द कंडक्टर। डिस्क इंसुलेटर चाहिए कंडक्टर को कैरी करने के लिए। उसके बाद इंसुलेटर पे आते हैं, तो ये भी कितने चाहिए हमें? 3, तीनों लाइन के लिए, आर वाई बी फेज के लिए। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा 11 kV गैंग ऑपरेटिंग एयर ब्रेक स्विच। उसके बाद सप्लाई आती है हमारे आइसोलेटर पे। तो वो कितना चाहिए? 1 सेट चाहिए हमें। ठीक है,
एयर ब्रेक गैंग आइसोलेटर जिसका हैंडल हमारा नीचे होता है और नीचे से हम ऑपरेट करते हैं आइसोलेटर को। आइसोलेटर ऊपर होता है, सप्लाई वहां पे आती है। ओके। एंड फिफ्थ है हमारा 11 kV हॉर्न गैप फ्यूज यूनिट। फ्यूज यूनिट होगी वो चाहिए 1 सेट हमें तीनों के लिए। ओके। एंड 6 पे है 11/0.4 वोल्ट 63 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये हमें एक चाहिए और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो कैपेसिटी हमें क्वेश्चन में लिख रखी है वो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे। 11/0.4 kV 63 kVA डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 1 चाहिए। एंड 7 पे है हमारा 63 kVA डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ ट्रांसफॉर्मर से जो हमारा आउटपुट निकलता है, ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई 11 kV आती है, एलटी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जहाँ से 3 फेज एंड 4 वायर निकलेंगे, उसे वहाँ वो 63 kV डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, वो चाहिए हमें 1। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हमें जो केबल की साइज हमने निकाली थी पहले, तो केबल की साइज किससे लोड करंट के अकॉर्डिंग निकाली थी, सेकेंडरी में क्या करंट है तो साइज हमारी उस करंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये हमारी साइज होगी 3.5 कोर 95 mm स्क्वायर पीबीसी इंसुलेटेड एलटी केबल। ये कितनी चाहिए, 8 मीटर लॉन्ग चाहिए। अभी इतना ही बोर्ड पे आया है। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं, फिर अपन दूसरा और क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें लिखते हैं। तो केबल साइज के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एमएस फ्लैट 50 mm इंटू 6 mm। तो ये यहाँ पे इसकी थिकनेस एंड लेंथ इसकी दे रखी है। ये एमएस फ्लैट क्या माइल्ड स्टील है जिसपे जो एंगल आते हैं एल्यूमिनियम, जिन पे अपना ट्रांसफार्मर है पोल माउंटेड जिन पे रखा होता है और जिन पे हमारे एलए आके एलए सपोर्ट में रहते हैं, फ्यूज हमारा रखा होता है, तो वो इन चीज़ों को एमएस फ्लैट वहाँ यूज में आता है। ये चाहिए किसमें, किलोग्राम में, 24 kg चाहिए हमें। एंड नेक्स्ट आता है हमारा एमएस एंगल 50 mm इंटू 50 mm इंटू 6 mm। यहाँ पे ये इसके मेजरमेंट दे रखा है 20 kg 22 kg चाहिए हमें। एंड 11 पे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एमएस चैनल 75 mm इंटू 40 mm इंटू 6 mm। ये हमें चाहिए कितना, 22 kg अगेन। एमएस चैनल 100 mm इंटू 75 mm इंटू 6 mm, ये कितना चाहिए, 100 kg। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टे सेट्स। स्टे सेट्स क्या होता है, जो हमारे पोल्स होते हैं, ये हमारे 2 पोल्स है सपोज, तो जो इनको सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पे वायर लगाए जाते हैं, यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्मर रखा होता है और ये ग्राउंड होता है और यहाँ पे ये वायर जो बांधा जाता है इनको सपोर्ट के लिए, उसे बोलते हैं हम स्टे सेट्स। तो ये कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए दोनों पोल को सपोर्ट करने के लिए। स्टे सेट्स कितने चाहिए, 2 सेट्स। नेक्स्ट चाहिए स्टे वायर 7/8 स्क्वायर गेज। कितना चाहिए, स्टे वायर चाहिएगा उसको सपोर्ट करने के लिए, वो चाहिए 30 kg। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थिंग सेट 3 चाहिए। तो हमारे जो 3 फेज की लाइन है तो अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए अर्थिंग सेट चाहिए, या तो अर्थिंग इंसुलेटर भी हम लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीआई वायर 8 स्क्वायर गेज, ये कितना चाहिए, 35 kg। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर क्या होता है, बाइंडिंग वायर की कहाँ जरूरत पड़ती है हमें, बाइंडिंग वायर की जो हमारे 3 लाइन्स आएगी, ये ट्रांसफॉर्मर है अपना यहाँ पे रखा हुआ है, तो इससे पहले यहाँ ये चैनल लगे होते हैं जो एमएस फ्लैट चैनल होते हैं, तो ये एलए है, एलए पे हम जो वायर को बांधते हैं तो वहाँ पे हमें बाइंडिंग वायर की जरूरत होती है। फिर हमारी सप्लाई आएगी इंसुलेटर पे, तो यहाँ पे भी हमें जो हमारा 11 kV की लाइन है उसको वायर को इंसुलेटर से बांधना होता है, तो वहाँ हमें बाइंडिंग वायर की जरूरत होती है। फिर हमारी फ्यूज आएगा, उस पर आएगी आइसोलेटर पे, वहाँ पे भी हमें बांधने की जरूरत होती है, तो बाइंडिंग वायर की वहाँ हमें जरूरत होती है, ये हमें चाहिए 1 kg। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बारबेर वायर 12x12 स्क्वायर गेज 15 kg। तो ये क्या होता है, बारबेर वायर कांटेदार तार होता है जो हम किसके लिए लगाते हैं, सेफ्टी पर्पज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये हमारा मान लो सब स्टेशन है तो इसके ये जो फेंसिंग की जाती है वो हमारा बारबेर वायर होता है, कांटेदार तार होता है, जिससे इसको प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज। नट और बोल्ट चाहिए हमें जगह उनको ट्रांसफार्मर को फिक्स करने के लिए, कितने अकॉर्डिंग टू साइज, ये चाहिए हमें 10 kg। टेबल में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम पेंट कितना चाहिए, जो हमें स्ट्रक्चर है पोल वगैरह है या जो एमएस एंगल है उनको पेंट करने के लिए वो कितना चाहिए, 2 लीटर। नेक्स्ट है डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट पे हमारा लिखा होता है कि इसको ओपनली टच नहीं करना है, उस पर खतरा लिखा होता है, तो वो चाहिए हमें 1। नेक्स्ट हमारा इस पे जो भी एक्स्ट्रा आइटम है हमारे उसको वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड आइटम है, एम्पायर टेप, प्योर टिन लीड, लीड्स वगैरह, थिम्बल वगैरह, वो हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो ये हमारी पूरी पोल माउंटेड जो सब स्टेशन है उसका
सर्किट टेबल लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर से नीचे ट्रांसफार्मर एक बार विजिबली देखना है और लिखते जाना है क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सप्लाई आएगी, एल ए चाहिए हमें, इंसुलेटर्स चाहिए हमें, अर्थिंग चाहिए हमें, स्टे सेट्स चाहिए, स्टे वायर चाहिए, वाइंडिंग वायर चाहिए, वारवेट चाहिए, वारवेट वायर चाहिए, ट्रांसफार्मर है हमारा। तो ये सब चीज़ें रिक्वायर हमें चाहिए, तो हमें रटने की भी इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल ही। हम इसको क्लियरली जो सब स्टेशन है, पोल माउंटेड सब स्टेशन हमने एक बार देख लिया, तो उसको देख के हम अपने आप से लिख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। फ्री के नंबर मिल रहे हैं इसमें 17.5 फ्री के, सिर्फ एक बार देख लो ट्रांसफार्मर को, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल लाइन जो डायग्राम है वो बिल्कुल इजी है, लेवल डायग्राम है, तो जहां हमने ट्रांसफार्मर देख लिया, लेवल डायग्राम भी आप इजीली बना सकते हो। फिर ये लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, तो इसमें बस आपको लिखना है कितने एलए चाहिए, कितने अपने इंसुलेटर्स चाहिए, कितने अपने स्टे वायर चाहिए, अर्थिंग वायर चाहिए, ये सब क्वांटिटी हमें यहाँ लिखनी है। एस्टिमेशन का भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी जिसमें आपको एस्टिमेशन निकालना होगा। ओके, थैंक यू।